तो शुरुआत करेंगे मुंबई से आ रही एक अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। दरअसल कल रात तकरीबन 11:30 बजे मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है, 10 अफराद जख्मी हैं। इनका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के वक्त इमारत में 21 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मलबे में कम से कम 5 अफराद के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर रात से ही जारी है और एनी शाहिदीन के मुताबिक ये तमाम लोग किराएदार हैं। इलाके की कॉरपोरेटर प्रवीणा मनीष मुराजकर के मुताबिक बीएमसी ने एक इमारत को खतरनाक करार देकर इसे खाली करने का नोटिस दिया था। रात देर गए महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे भी जाए हादसे पर पहुंचे, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। 5 महीने के बाद गांव चले गए। अभी इधर मैं 1 महीना मुझे आकर के हुआ, ये लोग को 3-4 महीना हो गया। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग आप लोग रह रहे थे वहाँ पे? हम लोग उधर पे एक रूम में हम लोग बाहर रहते थे। किराए पर रहते थे? किराए पे आते थे। तो खुद से लिया था या सेठ लिया था? सेठ दिया था। तो सेठ को आप लोग बताया नहीं था कि? सेठ को हम लोग 1 महीना पहले बताया, बोला दे दूंगा। अभी 4 दिन पहले बोले आजकल करवाता हूँ, आज एक हफ्ते से ऐसा बोला, आज देता हूँ, कल करवाता हूँ, आज करवाता हूँ। रोज बोलता था, सेठ बोलता था ठीक है अभी बैठेगा नहीं, अभी बहुत चलेगा बिल्डिंग। बोल रहा था ठीक है खाली कराऊंगा, लेकिन नहीं कराया खाली। बाकी से रोज बोलता था सेठ से। और बाकी लोग बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था, सिर्फ आप लोग क्या? हाँ, हम लोग सिर्फ लेबर लोग रहते थे, काम करते वाले। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे। पहली बात यही है कि जब भी बीएमसी नोटिस देते तो खुद से खाली हो जाए, क्योंकि नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी हमें कुछ ना कुछ एक्शन इस पर लेना जरूरी होगा। आपने देखा होगा बीएमसी 2013 से लेकर ये इस बिल्डिंग को खाली करने की या इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाने की कोशिश कर रही है। डिमोलिशन की भी नोटिस दी गई थी, बट फाइनली द बिल्डिंग्स आर प्राइवेट, दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड द रेसिडेंट्स हैव बीन time and again have been intimated and asked to. In fact, the prosecution notice was also issued some years back, and that is why BMC has been making all-out efforts. In fact, continuously every year these efforts are made as regards the dilapidated building. All legal provisions are followed, continuous notices are given, and people have been again and again requested to get the building vacated at least, so that no loss of life occurs. अभी तक जो भी लीगल नोटिसेस दी गई है और जो भी एक्शन ली गई है उसका पूरा एक बार रिव्यू करके अब जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं उनको वो भी अगर अनसेफ सिचुएशन में है तो उनको पहले खाली करना, जो बचे हुए लोग यहाँ ट्रैप्ड हैं इनको रेस्क्यू करना, ये हमारी बीएमसी की अभी प्राथमिकता है। और उसके बाद जो भी लीगली पॉसिबल है इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए वो एक्शन। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, रात में ये हादसा पेश आया है, अभी तक जख्मियों की क्या कुछ हालत है? और सबसे अहम, ये तस्वीरों में देखने से पता चल रहा है कि कितनी पुरानी ये इमारत है, उसके बावजूद भी कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया था। क्या कुछ अभी तक तफसीलात है अमित? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे अमित राय से। आपको बता दें कि ये जो खबर है मुंबई कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने के ताल्लुक से है। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है, 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। और जिस तरह से अभी आप बाइट में सुन रहे थे कि हादसे के वक्त जो मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पर थे। उन्होंने अपने जो सेठ है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उसको बताया भी था। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथी अमित राय से। अमित, तस्वीरों से साफ जाहिर है कि कितनी पुरानी ये इमारत थी, कोई तवज्जो नहीं दी गई, बीएमसी ने नोटिस भी दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, बीएमसी का साफ तौर पे ये कहना है कि 2013 से ही जो है इसको नोटिसें जो है दी जा रही हैं, बार बार खाली करने के लिए कहा गया था। जो इसमें एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, कोई भी ओनर नहीं रहता था इसमें, जो है सारे मजदूर रहते थे जो 2000-4000 रुपए में जो है किराए पे रहते थे, जो यहाँ आके यूपी बिहार से आके यहाँ पे काम करते थे। तो बार बार समझाने के बावजूद भी वो लोग जो है यहाँ से घर छोड़ नहीं रहे थे। और कल देर रात ये हादसा हुआ। पहले बताया गया कि 21 तो अंदर दबे हुए हैं, जिसमें से 8 से 10 लोगों को जो है स्थानीय लोगों ने निकाला। उसके बाद प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया, तो प्रशासन ने अभी तक 12 लोगों को निकाला है।
खबर ये आ रही है कि अभी भी इस बिल्डिंग में नीचे 5 लोग दबे हुए हैं और इसी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का जो सटा हुआ हिस्सा है उसका भी जो है एक छोटा सा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बैंड हुआ है, लेकिन उसमें भी 3 लोग दबे हुए हैं। यानी फायर ऑफिसर की माने तो अभी जो है 8 लोग अंदर दबे हुए जिन्हें निकालने का काम शुरू, क्योंकि अंदर से लोगों की आवाजें भी आ रही है और कुछ लोग दिख भी रहे हैं, लेकिन वो इतने अंदर है क्योंकि पूरा जो ग्राउंड फ्लोर था इसका, फर्स्ट फ्लोर था, 2 फ्लोर पूरी तरीके से जमीन के अंदर जो चला गया है, तो जेसीबी के माध्यम से निकालने में भी जो है तकलीफ हो रही है। तो फायर ऑफिसर ऐसा कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरे दिन जो है आज यहाँ पे चलेगा, तब जाकर जो स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो इस पूरे मामले में 1 आदमी की डेथ हो गई है यहाँ पर और अभी जो है 9 लोगों का उपचार जो है वो अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से एक और आदमी की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खराब बताई जा रही है। देर रात जो है आदित्य ठाकरे भी यहाँ पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे ने साफ किया कि इस बिल्डिंग से सटी जो 3 बिल्डिंगें और हैं वहां पर भी जो है ऐसी स्थिति है, उसको आज तुरंत जो है खाली करवा के उसे जमीन जो है धराशायी जो है उसे बिल्डिंगों को किया जाएगा। अमित, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम और आप कई बार इस तरह की खबरों पर बातचीत कर चुके हैं, नाज़रीन को दिखा चुके हैं। खास तौर पर मॉनसून के मौसम में इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतों के गिरने की अक्सर बात होती रहती है। मुंबई से ही इस तरह की खबरें आती रहती हैं, क्यों नहीं इन्हें संजीदगी से लिया जाता है? बीएमसी का साफ तौर पे कहना है कि हमने बार बार नोटिस दी है, लोगों को भेजा है, लोग जो है मानने को तैयार नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी कि इसमें ओनर कोई नहीं था। ओनर ने जो है यहाँ पे भाड़ोतरी यानी यहाँ पे रेंट में लोगों को घर दिया था और ये मजदूर थे सारे जो काम करते थे और ये 2000-4000 में यहाँ पे रहते थे। तो ये जो दबे हुए लोग थे सारे मजदूर थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लोग खाली नहीं करें तो बीएमसी को सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अब जाके जब एक बिल्डिंग गिर गई तो बगल की 3 बिल्डिंग को जबरदस्ती आज खाली करवाया जाएगा और उन्हें जमींदोज किया जाएगा। तो हर बार बारिश के समय जो ऐसे हादसे होते रहते हैं, लगातार बीएमसी जो नोटिस चिपका के चली जाती है, लोग खाली नहीं करते। देखिए, लोगों को भी एक मन में रहता है कि अगर हम अपना घर छोड़ देंगे क्योंकि प्रशासन जो है जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाता है तो लोग कहाँ रहेंगे। तो ऐसे में लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की कार्रवाई है। लेकिन आज जो ये पूरा हादसा हुआ इसमें 1 की मौत हुई है, अभी भी 9 लोग जो अस्पताल में एडमिट, निश्चित तौर पे कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई है और प्रशासन का फेलियर इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से आपने बताया कि ये साफ तौर पर लग रहा है कि आज दिन भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब खबर है महाराष्ट्र की सियासत से। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। जराये की अगर माने तो उसके मुताबिक उद्धव हुकूमत के खिलाफ किसी भी वक्त तहरीके अदम एतमाद आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद गुवाहाटी में शिंदे ग्रुप हरकत में आ गया है। जराये के मुताबिक बागी अरकान असेंबली 30 जून के बाद किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट का मुतालबा कर सकता है। जराये के मुताबिक बीजेपी अपनी जानिब से उद्धव हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं करेगी, बल्कि महाराष्ट्र के गवर्नर इस मामले में खुद ही नोटिस ले सकते हैं। दूसरी जानिब जराये ने इंकशाफ किया है कि बुध के रोज बीजेपी ने अपने तमाम अरकान असेंबली को मुंबई में ही मौजूद रहने की हिदायत दी है। मुंबई से गुवाहाटी तक उद्धव हुकूमत को गिराने की हिकमत अमली पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और नाज़रीन आपको बताएं कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने हजरत अली के कौल के जरिए शिवसेना के बागी अरकान असेंबली पर तनकीद की। संजय राउत ने हजरत अली के कौल को ट्वीट किया। कौल है, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। कल संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी में मौजूद बागी अरकान असेंबली का ज़मीर मर चुका है और वो अब जिंदा लाशें हैं। और एक और अहम खबर ईडी के सामने आज संजय राउत की पेशी के ताल्लुक से है। संजय राउत आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पेश होंगे या नहीं, संजय राउत को ईडी ने कल इस सिलसिले में समन जारी किया था। आपको बताएं कि जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को यह समन जारी किया गया था और साथ ही
मुंबई में वाक़ई ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में हाजिर होने की उन्हें हिदायत दी गई थी। तो आज संजय राउत ईडी में पेश होंगे कि नहीं, इस पर अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं। लगातार हम आपको इसके ताल्लुक से अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल आपको बताएं कि संजय राउत को ईडी ने कल इस सिलसिले में समन जारी किया था। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को यह समन जारी किया गया था। आज यानी 28 जून को मुंबई में वाक़ई ईडी दफ्तर में उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। और चलिए मुंबई का हम रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, लगातार महाराष्ट्र का जो सियासी मंजरनामा है वो हम अपने नाजरीन तक आपके जरिए पहुंचा रहे हैं। आज क्या कुछ अहम रहने वाला है? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ईडी ने जो सम्मन जारी किया था संजय राउत को, तो क्या आज वो पेश होंगे या नहीं, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस तरह से ईडी ने एक सम्मन भेजा है संजय राउत को, उस लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, संजय राउत हो सकता है कि आज ईडी के सामने नहीं पेश हो, उनके वकील पेश हों। उसकी एक वजह यह है कि जिस तरह से उन्हें सम्मन मिला है और देर शाम तक वो कह रहे थे सम्मन नहीं दिया गया है, और जो उनके एक प्रोग्राम है, खास करके अलीबाग में आज उनका दौरा है, कई तरह के कार्यक्रम हैं जो पहले से ही इस कार्यक्रम को नियोजित किया गया था। तो इस वजह का एक तर्क देते हुए संजय राउत हो सकता है कि आज ईडी कार्यालय ना पहुँचें और कुछ वक्त मांग सकते हैं, इस तरह की। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि संजय राउत पे लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है पिछले कुछ दिनों से, लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में ईडी की नोटिस उन्हें आना अपने आप में एक राजनीतिक पहलू के तौर पे देखा जा रहा है। इसे एक राजनीतिक तौर पे भी देखा जा रहा है। शिवसेना की तरफ से लगातार इसी तरह की बयानबाजी की जा रही है। अब सुबह 11 बजे करीब उन्हें ईडी कार्यालय पहुँचना था। फिलहाल जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो ईडी के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात का तर्क दिया है कि उनके कई सारे कार्यक्रम थे जो पहले से ही डिसाइडेड थे, तो ऐसे वक्त में वो उन कार्यक्रमों पर जाएंगे। उन्हें फिलहाल कुछ वक्त चाहिए और उसके बाद वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। जी, और वसीम, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं? उद्धव ठाकरे की जानिब से क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं? देखिए, आज का दिन काफ़ी अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आज हो सकता है कि राज्यपाल खुद इस मामले में संज्ञान ले, या हो सकता है कि बीजेपी इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करे। अब देखने वाली बात होगी कि सभी की निगाहें राजभवन पे लगी हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ये भी एक खबरें आ रही थी कि राज्यपाल ने सरकार से 3 दिन में लगातार जिस तरह से बहुत सारे डिसीजन लिए गए उसकी डिटेल्स मांगी गई है कि अचानक इतने बड़े बड़े फैसले 3 दिनों में कैसे हुए। क्योंकि जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था कि ये सरकार 22 तारीख के बाद लगातार कई 4 दिनों में 400 से भी ज़्यादा डिसीजन ले चुकी। इस तरह के उन्होंने राजभवन को पत्र लिखा था। उस लेटर पे सरकार से उन्होंने मांग की है कि 22, 23 और 24 ये 3 दिनों में लगातार जो डिसीजन ले गए उसके बारे में जानकारी दी जाए। और जिस तरह से शिंदे ग्रुप में भी एक बैठक होगी, इस बैठक में हो सकता है कि राज्यपाल को आज एक पत्र लिखा जाए और इस पत्र के जरिए ये बताने की कोशिश की जाए कि अब ये जो सरकार है अल्पमत की सरकार हो चुकी है, ऐसे में किसी का इससे विश्वास नहीं और हम अपना जो समर्थन है वापस लेते हैं। अगर ऐसा समर्थन वापस लिया जाता है तो राज्यपाल की तरफ से सीएम उद्धव ठाकरे से इससे जवाब तलब किया जाएगा, या हो सकता है कि जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसे भी देखते हुए राज्यपाल बाकायदा सीएम से इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि आप अपने बहुमत साबित करिए। बीजेपी की तरफ से भी देखा गया कि एक दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई, इस बैठक में काफी बड़े डिसीजन लिए गए। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं तो बहरहाल आज का दिन भी महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम है। लगातार तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को आज दिन भर पहुंचाते रहेंगे। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, महाराष्ट्र के सियासी बहरान से मुतालिक एक और अहम खबर आपको देते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जानकारी मांगी है। गवर्नर ने उद्धव हुकूमत से जानकारी मांगी है। 3 दिन में मंजूर शुदा तजावीज़ की ये जानकारी मांगी गई है। 22, 23 और 24 जून को मंजूर शुदा तजावीज़ की मालूमात गवर्नर ने तलब की है। जिस तरह से अभी हमारे साथी वसीम अंसारी बता रहे थे कि जो बहुत ही जंगी पैमाने पर बहुत सारे काम किए गए, कई स्कीमें हैं, कई तजावीज़ हैं, उनको मंजूर किया गया। और अब ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र का जो सियासी बहरान है ये गहराया नज़र आ रहा है, गहरा चुका है, क्योंकि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक जानकारी तलब की है। उद्धव हुकूमत से 3 दिन में मंजूर शुदा तजावीज़ की जानकारी मांगी है। 22, 23, 24 जून को मंजूर शुदा तजावीज़ की मालूमात
तलब की है। चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार अहम खबर, गवर्नर ने उद्धव हुकूमत से जानकारी तलब की है, क्या कुछ उन्होंने मांगा है? देखिए, निश्चित तौर पे गवर्नर भी इस पूरे महाभारत में जो संग्राम छिड़ी है महाराष्ट्र में, उसमें जो है कूद पड़े हैं। और चूंकि विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर, उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि जब 21 जून को जब चले गए थे एकनाथ शिंदे अपने लगभग 25 विधायकों के साथ, उसके बाद से सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन सरकार ने 22, 23, 24 को लगभग 200 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी और कई करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये चिट्ठी लिखी गई थी राज्यपाल को कि आखिरकार अल्पमत में जो सरकार है वो इस तरह के फैसले कैसे ले सकती है और इतने प्रस्तावों को मंजूरी कैसे दे सकती है। इस पूरे मामले का संज्ञान राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल कोरोना से एडमिट थे यहाँ पर और जो कल ही है वो डिस्चार्ज होकर जो है राजभवन पहुंचे हैं। तो इस बात की जानकारी जैसे उन्हें मिली तो उन्होंने जो है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार को जो कहा, तो संतोष कुमार ने वो खत जो है चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव को जो है लिखा है महाराष्ट्र के, और ये पूरी जानकारी मांगी है कि आखिरकार ये कौन कौन से प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी दी गई, क्या वो प्रस्ताव मंजूरी देना जो है जरूरी था या हड़बड़ी में दी गई, या ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार काम कर रही है। तो सारे लेखा जोखा की जानकारी जो है मांगी गई। हालांकि सरकार द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन को राज्यपाल बदल नहीं सकते क्योंकि ये सरकारी रेजोल्यूशन होता है, लेकिन अगर कल को कोई दूसरी सरकार बनती है तो वो जरूर इन रेजोल्यूशन पे जो है रोक लगा सकती है। तो इस कुल मिलाकर ये कहा जाए तो राज्यपाल पूरे के इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। और हर एक बात की जानकारी यानी 22 से लेकर 24 जून तक किन किन प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई, कितने करोड़ के प्रस्ताव थे, क्या वो जरूरी थे, हड़बड़ी में गए, कौन कौन से विभागों के प्रस्ताव पास किए गए, सबकी जानकारी मांगी गई है। जी अमित, तो बहुत बहुत एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। एक और अहम खबर यूपी से। इलाहाबाद तशद्दुद के मुलजिम जावेद मोहम्मद का घर मिसमार किए जाने के केस में हाईकोर्ट आज समाअत कर सकता है। पीर के रोज यानी कल जावेद मोहम्मद की अहलिया परवीन फातिमा की अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई थी। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने समाअत से खुद को अलग कर लिया था, लिहाजा इस केस को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। अब नई बेंच इस केस की समाअत करेगी। इलाहाबाद से हमारे साथी मुश्ताक आमिर हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक, कब तक ये समाअत हो सकती है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। हिना, मैं बता दूं कि ये जो अहम मामला है परवीन फातिमा का मकान मुनद्दिम करने का और परवीन फातिमा की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई, वो कल डिविजनल बेंच में इसकी समाअत होनी थी, लेकिन डिविजनल बेंच ने समाअत करने से इनकार कर दिया और इस मामले से खुद को अलग कर लिया। आज इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस के कोर्ट में हो सकती है। 11 बजे का वक्त है और चीफ जस्टिस इस मामले की समाअत कर सकते हैं। तो ये देखना है कि आज 11 बजे चीफ जस्टिस इस मामले की समाअत करते हैं या किसी और बेंच को रिफर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस के अख्तियार में है कि वो किसी मामले को की समाअत कर सकता है या किसी और बेंच में रिफर कर सकता है। लेकिन चूंकि कल डिविजनल बेंच ने इस मामले की समाअत करने से इनकार कर दिया और ये पिटीशन अब चीफ जस्टिस के कोर्ट में है, तो बहुत मुमकिन है कि 11 बजे चीफ जस्टिस इस मामले की समाअत करें। तो अब हमें देखना है कि 11 बजे इस मामले की समाअत होती है या नहीं। जी मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के ताल्लुक से ये खबर है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट पे पेश किया गया है। बिश्नोई को मानसा से अमृतसर लाया गया है। कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। तो अहम खबर पंजाब से सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के ताल्लुक से, जहां लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर अदालत अमृतसर कोर्ट पेश किया गया। चलिए सीधे रुख करेंगे हम अपने साथी राजीव शर्मा का। राजीव, बेहद अहम हाई प्रोफाइल ये मामला है और अभी इसमें क्या कुछ अपडेट देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि भले ही पुलिस जो है मानसा पुलिस सिद्धू मूसेवाला के मामले में उसको जो है प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी, लेकिन अब अमृतसर पुलिस ने एक अन्य मामले में, जो कि पिछले साल अमृतसर में राणा कंदोवालिया नाम के गैंगस्टर का कत्ल हुआ था, तो उस मामले में अमृतसर पुलिस कल मानसा पहुंची थी। वहां पर अदालत से ट्रांजिट जो रिमांड पर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर लाया गया था और आज
उसको अदालत में पेश किया गया, जहां पर अमृतसर की अदालत में 6 जुलाई तक उसको जो है रिमांड पर भेजा गया। तो इस हम ये कह सकते कि सिद्धू मूसेवाला के अलावा अब एक और मामले में जो पंजाब पुलिस है वो उससे पूछताछ करेगी। तो इससे जो तार हैं वो तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं इस मामले के, क्योंकि राणा कंदोवालिया जिसका कत्ल हुआ था उसके जो कत्ल की जिम्मेवारी है वो तिहाड़ जेल में बैठे जग्गू भगवानपुरिया नाम के गैंगस्टर ने ली थी। और पुलिस को ये शक है कि जग्गू और लॉरेंस बिश्नोई जो है एक ही जेल में और इनके आपस में जो है अच्छे संबंध हैं, तो इसलिए इन्होंने वहां पर बैठकर इसकी पूरी जो प्लानिंग है वो जी राजीव, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई होती है उसकी भी तफसीलात आगे बुलेटिन में आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मजहबी जज्बात मजबूर करने पर 1 रोजा पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद जुबैर पर मजहब, जात, जाय पैदाइश, रिहाइश, जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने से मुतालिक दफा 153A और मजहबी जज्बात को मजबूर करने से मुतालिक दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑल्ट न्यूज के एक दीगर को फाउंडर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2020 में एक मुख्तलिफ केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके लिए उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मिल चुका है। ताहम पुलिस के मुताबिक अब मोहम्मद जुबैर को किसी और मामले में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर, अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर सेंट एंटोनियो में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक लॉरी से कम 40 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 16 को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि लॉरी में तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इस मामले में पुलिस को कोई बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये इंसानी स्मगलिंग का मामला हो सकता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। लॉरी क्विंटियाना रोड पर दूर उफ्तादा इलाके में मिली है। क्विंटियाना मेक्सिको सरहद से 250 किलोमीटर के फासले पर है। वाज़ेह है कि उस वक्त टेक्सास में दर्जे हरारत यानी जो वहां टेम्परेचर है उसमें बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। और अमेरिकी रियासत मिसूरी में एक ट्रेन हादसा पेश आया। एमट्रक ट्रेन एक ट्रक से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। कम से कम 50 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ट्रेन में तकरीबन 243 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। इस न्यूज